Hello and welcome, guys. My name is Kuldeep Singh and welcome back to the Current Affairs Explainer series of O2IS Academy. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अगेन, जैसे पिछले साल हमने वायरस देखा, कोरोना वायरस का हमने पेंडेमिक देखा, एक और वायरस जो है वो अफ्रीका में ब्रू कर रहा है एंड दिस वायरस इज इबोला वायरस. देखिए गाइस, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, या दिस इज नॉट अ न्यू वायरस जो कि अभी अभी आ रहा है, या फिर ये आपको नया आउटब्रेक इसका देखने को मिल रहा है. इट्स एक्चुअली एन ओल्ड वायरस और इसके कंटिन्यूस आउटब्रेक हम लोगों ने अफ्रीका में देखे हैं. ऐसी एक न्यू आउटब्रेक जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वेस्ट अफ्रीका में, जिसके रिसेंटली अभी हम लोगों ने केसेस कंफर्म देखे हैं इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड अब जो है रिसेंटली हमने ग्याना में इसके कंफर्म केस देखे रिसेंटली. ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि पिछला जो आउटब्रेक हुआ था आपका इबोला वायरस का, जो कि 2014 एंड से लेकर 2016 तक हुआ था, वो भी ग्याना में ही हुआ था. और ग्याना में होने के कारण ये जो लास्ट आउटब्रेक है इसमें अराउंड 12,000 पीपल जो है इनकी डेथ हुई थी. और ये भी जो है ग्याना से स्टार्ट होता है, इवेंचुअली देन नेबरिंग कंट्रीज जैसे सिरिलियन या लिबेरिया में जाके ये जो है ये आउटब्रेक फैल गया था. इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका. और इसका जो है इबोला वायरस के बारे में बात करेंगे कि ये जूनेटिक वायरस है, जूनेटिक वायरसेस क्या होते हैं, कैसा जो है इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसा है, इसका डेथ रेट कैसा है, क्या सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और ग्लोबल लेवल पे क्या मुहिम चल रही है इस वायरस के आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए. सो गाइज, अगर आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर में एज वेल एज ऐप स्टोर, जो आपका आईफोन का ऐप स्टोर है उसमें भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. बहुत सारे इसमें जो है अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे, नॉमिनल फीस में कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं. ओके, ये जो है रिसेंटली न्यूज में है कि ग्याना में इसका जो है कंफर्म केसेस हम लोगों को मिले हैं, और जो इसकी पहली कंफर्म डेथ है वो भी ग्याना में होगी. और मैटर ऑफ फैक्ट ये उसी टाउन में हुई है जहाँ पे पिछली बारी आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था. ये टाउन है जेरेकोरे, जो टाउन है एन जेरेकोरे टाउन है. यहाँ पे ये बेसिकली बॉर्डर टाउन है बिटवीन ग्याना, सिरिलियन एंड लिबेरिया. और पिछली बार भी यहीं पे आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था, इवेंचुअली ये पूरे इस वेस्टर्न अफ्रीका में फैला था. अभी भी जो है यहाँ पे हमको कंफर्म केस मिले हैं. दैट इज वाई पूरे वर्ल्ड में जो है इस न्यूज़ को फ्लैश किया जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट का और एक चिंतन का इशू बन गया है, स्पेशली आफ्टर हम लोग जो कोरोना का हम लोगों ने पेंडेमिक देखा है. गाइज, ये हम लोग बात करने वाले हैं अभी आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका. हम लोग देखेंगे कि जूनेटिक वायरसेस क्या होते हैं, इबोला वायरस डिजीज क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह से इससे डेथ होती है, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एंड फाइनली इबोला की वैक्सीन एंड प्रिवेंशन के बारे में कुछ बातें करेंगे हम लोग. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, रिसेंट न्यूज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 कंट्रीज, ग्याना के आसपास के 6 कंट्रीज को हाई अलर्ट या इनको जो है अलर्ट पे अलर्ट दे दिया है कि आप जो है अलर्ट हो जाए एंड अपने हेल्थ केयर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप कर ले कि आप इस वायरस के लिए जो है इसको टैकल कर सकें. ये कौन से एरियाज हैं ग्याना के आसपास में लगते हुए? सिरिलियन, माली, देन लिबेरिया है, सेनेगल है, आइवरी कोस्ट है, एंड अगेन ग्याना बिस्सू है. इन एरियाज को जो है हाई अलर्ट पे रख दिया गया है कि अब वायरस का ट्रांसमिशन यहाँ पे हो सकता है और ये आउटब्रेक जो है इन कंट्रीज में भी जा सकता है. ऑलरेडी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रीजन में इसके आउटब्रेक जो है इसके जो कंफर्म केसेस है ऑलरेडी आ चुके हैं, और अब ग्याना में हम लोग इसे कंफर्म केसेस को देख रहे हैं. ओके, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस वायरस के बारे में. इबोला वायरस इट्स बेसिकली एक वायरस की फैमिली, या एक जो फीवर वायरस है, हेमोरेजिक फीवर वायरसेस है, इसकी फैमिली का एक वायरस है. और दिस इज अ जूनेटिक वायरस. अब जूनेटिक वायरसेस क्या होते हैं? जूनेटिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज से भी ट्रांसमिशन कर जाते हैं, या फिर वो पैथोजेंस होते हैं जो कि जनरली एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन कर जाते हैं. कोई भी ऐसा जर्म, पैथोजन या वायरसेस या कोई भी इस तरह का स्ट्रेन है जो एनिमल से बेसिकली ह्यूमन बींग से ट्रांसमिट करते हैं, तो उनको हम लोग जूनेटिक वायरसेस बोल देते हैं. ठीक है जी. ये जो वायरस है बेसिकली इट कॉजेज हेमोरेजिक फीवर. तभी इसको हम लोग कई बारी इबोला हेमोरेजिक फीवर भी बोल देते हैं. और ये जो है जनरली ह्यूमंस को एंड प्राइमेट्स जो है, जो जैसे जैसे चिंपैंजीज हो गए, मंकीज हो गए, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. दो इसका जो नेचुरल कैरियर है, जो नेचुरल होस्ट है, वो ना ही प्राइमेट्स है ना ही ह्यूमन बींग्स है, बट ये दोनों ही ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. अगर मैं इबोला की हिस्ट्री की बात करूँ गाइस, तो इबोला जो है इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस. ये जो है 1976 में पहली बारी आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर किया गया था फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको पुराना नाम जायरे था. वहाँ सेंट्रल अफ्रीका से हमने इसे डिस्कवर किया था एक गाँव में
में, और एक नदी के किनारे गांव था कॉल्ड एज इबोला रिवर। तो इस इबोला रिवर के नाम पे ही हम लोगों ने इसका नाम रखा वायरस का, इबोला वायरस। ठीक है जी। ये पहले जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ हेमोरेजिक फीवर। एंड इवेंचुअली उसके बाद इसके कंटिन्यूस हम लोगों ने स्प्रेड या आउटब्रेक्स होते देखे हैं, जैसे कि हम लोगों ने सुदान वाली साइड में इसका आउटब्रेक देखा था लेट 80s में, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूसली 2000 में हमने इसके वायरस के आउटब्रेक देखे। बट सबसे जो डेडली आउटब्रेक हुआ था वो 2014 से लेके 2016 के बीच में हुआ था, जहां पे जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 12,000 पीपल दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस वायरस। क्यों? बिकॉज इसका फर्टिलिटी रेट जो है इट इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी हाई, 60 to 70% का डेथ रेट है। तो अगेन ऑलमोस्ट 1/3 जो लोग हैं, जो भी अगर 4 लोगों को हो रहा है तो 3 लोगों की डेथ होने की चांस यहाँ पे होता है। सो फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है इसका, दैट्स व्हाई दिस वायरस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कि इबोला के सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है फीवर होना। ठीक है जी। बहुत ज्यादा चढ़ता और उतरता बुखार आपको देखने में मिलता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर, काफी ज्यादा जो है आपको फीवर देखने को मिलेगा। मसल पेन एंड वीकनेस आपको देखने को मिलती है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी इश्यूज रहते हैं, उसको वॉमिटिंग, डायरियाटिक इस तरह की कंडीशन होती है, सिवियर स्टमक पेन होगा, डायरियाटिक कंडीशंस रहेंगी। एंड अगेन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेमोरेज होना बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस करके ये ब्लड वेसल बर्स्ट कर जाती है, हेमोरेजिक जो ब्लड है वो रिसने लग जाता है, इस करके यहाँ पे हेमोरेज हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज में, बॉडीज के ऐसे बहुत सारे एरियाज में आपको हेमोरेजेस देखने में मिलते हैं। सो ये जो है कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमोरेजिक फीवर। ठीक है जी। इबोला हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत हाई फीवर आपको देखने में मिलता है एंड हेमोरेजेस की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली डेथ किस चीज से होती है? डेथ जो है इसी हेमोरेज के कारण होती है। एक्सेसिव फीवर आने से क्या होता है, या ये इस वायरस से क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। ये वायरस डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, या ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो आपके इम्यून सेल्स हैं उनको प्रॉम्प्ट करेगा कि वो जो है इस तरह के सब्सटेंसेस बनाए कि वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल जो है वो वीक हो जाती है, रप्चर कर जाती है, फट जाती है, और रप्चर होने से क्या होगा, ब्लड जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। इससे बेसिकली क्या होगा, फीवर एंड इस तरह की हेमोरेजेस होने से जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, टिश्यू डैमेज के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है वो हो जाते हैं। तो इस करके कम्प्लेक्स इस तरह का मल्टी ऑर्गन फेलियर से एंड हेमरेज से एंड फीवर से जो है जनरली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। सो इस वायरस का बेसिकली होस्ट कौन है? जैसे मैंने आपको बताया ये वायरस ह्यूमंस को एंड प्राइमेट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इसका जो नेचुरल होस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ बैट्स वो होते हैं। ठीक है जी। ये फैमिली ऑफ बैट्स आर कॉल्ड एज टेरेपोडाइड फैमिली ऑफ बैट्स। बेसिकली वो फ्रूट बैट्स है जो आपको सेंट्रल अफ्रीका में वो बैट्स है जो आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, और इनके गट में जो है आपको ये वायरसेस देखने को मिलते हैं। ये जो है नेचुरल होस्ट होते हैं इस वायरस के। एंड ये वायरस जो है इवेंचुअली इकोसिस्टम में इन बैट से जो है देन बाकी एनिमल्स तक पहुंचता है, जैसे कि प्राइमेट्स हो गए या फिर मंकीज हो गए या फिर एंटीलोप्स हो गए, बिकॉज ये बैट्स जनरली जो है फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं। तो फ्रूट्स कंज्यूम करते हुए कई बार क्या होता है कि उन फ्रूट्स में जो है इस वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं, या फिर थ्रू सिक्रीशंस वो जो है ये वायरस इवेंचुअली उन फ्रूट्स में जाता है एंड देन प्राइमेट्स इनको खाते हैं। तो बेसिकली ये वायरस इस तरह से अपनी जर्नी बाकी एनिमल्स में पहुंचता है। ठीक है जी। इवेंचुअली एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है? बेसिकली इसका सबसे प्राइम रीजन जो है वो है बुश मीट। सो बेसिकली जो एनिमल मीट वहां पे खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं होता तो क्या होता है, ये वायरस जो है इवेंचुअली देन गेट्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। एक बार ह्यूमन के अंदर ये वायरस चला गया, उससे बाद जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी ज्यादा जो है देखने को मिलता है थ्रू बेसिकली सिक्रीशंस, ह्यूमन सिक्रीशंस हो गई, जैसे स्वेट हो गया, बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, या फिर इवन ब्लड हो गया, ब्लड, ऑल दिस बेसिकली फ्लूइड जो कि ह्यूमन फ्लूइड्स होते हैं, इससे जो है ये सेक्रेशन एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के बीच में हो जाता है। ठीक है जी। बहुत सारी इस तरह की अफ्रीकन प्रैक्टिस है जिसमें बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कोई बंदा अगर इबोला से मर जाता है, क्लोज, जैसे फ्यूनरल सर्विसेज हैं, फ्यूनरल प्रैक्टिस है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी होती है बिटवीन दी डेड एंड दी अदर पर्सन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, सो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं करना, एंड ऑल दिस बेसिकली things causes multiple
या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है जी। सो इवेंचुअली इस तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास में, तो मैनी पीपल कैन पेरिश बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। ओके, जो लोग डिजीज को संभाल भी लेते हैं, उसको जो है अगेन झेल भी लेते हैं, उसके बाद भी जो है आफ्टर सर्वाइवल भी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम टायर्डनेस, मसल लॉस, मसल लीचेस, ये देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है सोशल स्टिग्मा, ये सोशल स्टिग्मा भी जो है देखने को मिलता है। सोसाइटी जो है प्रताड़ित करती है ऐसे लोगों को जो इस ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज से होकर निकले होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कोरोना में देखा ही है, तो हम लोग कितने ज़्यादा जो है स्टिग्मेटाइज करते हैं लोगों को। एनीवेज, तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन के बारे में, अभी WHO क्या कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है एज फार एज दिस डिजीज कंसर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया WHO जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। दिस इज दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक एपेक्स बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि वर्ल्ड हेल्थ और इस तरह के वायरस पेंडेमिक आउटब्रेक्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सो अभी WHO क्या कर रहा है, इन्होंने प्लेज लिया है कि ये जो है ज्ञाना को हेल्प करेंगे इन कंट्रोलिंग दिस आउटब्रेक। और मैटर फैक्ट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अराउंड 10,000 से ज़्यादा जो है वैक्सीन्स, इबोला वैक्सीन जो है यहाँ पे भेजी जा रही हैं। और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल जो कैडर है हेल्थ केयर वर्कर्स का, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो जो है इन वैक्सीन को फटाफट से रोल आउट करे और लोगों को जो है प्रोवाइड करे, सो दैट इस आउटब्रेक को जल्दी से जल्दी कर्व किया जा सके। हमने पीछे बात करी, ऑलरेडी जो है बाकी 6 कंट्रीज जो है इसके वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज हैं, इनको हमने क्या कर दिया, अलर्ट भी कर दिया है, ठीक है। सो अभी तक इबोला की वैक्सीन जैसे मैंने बात करी, तो वैक्सीन या फिर इस तरह की रिसर्च कहाँ तक पहुंची, देखिए अभी तक हम लोगों के पास एज एन सच इस डिजीज का कोई क्योर है नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास कोई क्योर नहीं है, बट अभी हम लोग जो है वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो भी वैक्सीन अब तक बनी है वो बेसिकली बहुत लेटेस्ट स्टेजेस की वैक्सीन बन चुकी हैं, बट अभी भी एक फुली सक्सेसफुल, फुली अप्रूव्ड वैक्सीन यहाँ पे नहीं बनी है। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन चल रही हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगेंस्ट इबोला, ठीक है जी। कुछ वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एरवेबो है, एरवेबो अगेन दिस इज अ यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, मेडिसिन एजेंसी ने इसे बनाया है। एंड डब्ल्यूएचओ ने इसे प्री क्वालिफाई कर रखा है यूज के लिए, ठीक है जी। एंड ये जायरे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला जो इबोला वायरस का स्ट्रेन है, उसके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव भी मानी जा रही है, ठीक है। रिसेंटली यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने 2 और वैक्सीन्स को ऑथराइज किया है। ये वैक्सीन्स जो है 2 डोजेस में दी जाती है। एक है फर्स्ट वैक्सीन है जेबडेनो एंड दूसरी वैक्सीन है वेबिया, ठीक है जी। सो ये दोनों वैक्सीन जो है, ये दोनों वैक्सीन बेसिकली इट इज़ वन वैक्सीन ओनली, और ये 2 अलग अलग शॉट्स है जो कि 8 हफ्ते के अंतराल में लगने होते हैं। और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है इबोला के लिए। सो अभी जो है यही वैक्सीन हम लोग WHO जो है वो कहाँ पे भेज रहा है, वो ज्ञाना में भेज रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज फार एज द प्रिवेंशन इज कंसर्न। इसके अलावा अगेन व्हाट एल्स वी कैन डू एज फार एज टू प्रिवेंट इबोला और टू कंट्रोल इबोला और टू कंटेन इबोला। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन करना वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जो अफ्रीका में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस जगह का, उस एरिया में किस तरह से जैसे इबोला का आउटब्रेक हुआ है ऑलरेडी, तो कैसे यहाँ पे फिजिकल आइसोलेशन करनी है, तो वो ऑलरेडी की जा रही है। वहाँ पे सपोर्टिव केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO एडवाइस कर रहा है कि सपोर्टिव केयर दो। फॉर इंस्टेंस कोई भी सिम्टम स्पेसिफिक, कोई भी सिम्टम निकल के आता है तो सिम्टम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दो। जैसे अगर फीवर आ रहा है तो आप जो आपका फीवर के लिए जो है मेडिसिन दो, ठीक है जी। सिमिलरली अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा डायरियाटिक कंडीशंस है तो आप बॉडी को बार बार रिहाइड्रेट करो। तो इस तरह के हम लोग जो है बहुत सारे बेसिकली सपोर्टिव रोल्स या सपोर्टिव केयर हम लोग देने की बात कर रहे हैं। बट अभी जो है एज फार एज पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स आर कंसर्न, तो वो अभी तक जो है हमको नहीं देखने को मिली है। कुछ इम्यून थेरेपीज एंड ड्रग थेरेपीज हम लोग कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, बट एज एन सच उनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो व्हाट वी आर सीइंग इन अफ्रीका इज एन न्यू आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। और अगर हमने इसको प्रॉपरली जो है केयर नहीं की, अगर प्रॉपर यहाँ पे हेल्थ केयर को हमने एक्टिवेट नहीं किया, वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करी, तो ये अपने आप में एक नया जो है आप कह सकते हो वायरल आउटब्रेक बन सकता है। और ये इवेंचुअली बहुत ज़्यादा डेथ्स का कारण बन सकता है इन अफ्रीका, जैसे हमने पहले ऑलरेडी देखा है। तो सो अभी तक हम लोग जो है वैक्सीन भेज रहे हैं। WHO काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट एंड बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन कर रहा है, और इन फ्यूचर इट विल बी
इट विल बी सीन कि ये किस तरह से इस पर्टिकुलर वायरस को टैकल किया जाता है एंड कैसे इसकी वैक्सीन डेवलप होती हैं. सो गाइज, that was it for this particular session. Thank you very much. I hope you like this session. If you do, please like, share, and subscribe to our channel, and share this particular viral outbreak as much as possible for information. Thank you very much, and all the very best.